very good morning, my dear students, and I welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. Together, we are targeting CBSE board examination. 2025-26 का नया academic session start हो गया है. पिछली 10th class, I'm sure they must be eagerly waiting for their results, and similarly, the same excitement must be there in the new batch also. आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस है, क्या उसमें कोई नई अपडेशन है, कोई चेंजेस हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली. जल्दी से हम एक गो थ्रू कर लेंगे हमारे 10th क्लास सोशल साइंस के सिलेबस का, जो कि अपडेटेड है ऑन द सीबीएसई ऑफिशियल साइट. लेट अस सी आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है. आपको पता है सोशल साइंस का पेपर आपका 80 + 20 = 100, इतने मार्क्स का इसमें ब्रेकअप रहता है. 20 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आपके सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो देंगे बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क दैट यू विल बी सबमिटिंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर. देन 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है वो थ्योरी पैटर्न पे बेस्ड रहता है, जिसमें कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैप बेस्ड होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैप का हिस्ट्री से आता है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आते हैं. तो इंक्लूडिंग द मैप ऑल्सो वी विल सी एंड चेक व्हाट इज देयर इन सिलेबस ऑफ 10th क्लास सोशल साइंस. आपके जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, सबसे पहले हम हिस्ट्री का देख लेते हैं. हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एज इट इज चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में आप समझोगे कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो कैसे पूरे यूरोप में फैलती चली गई. क्योंकि लास्ट आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर आपने छोड़ा था वो हमने लास्ट लीव किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक बार फिर से ही रोज टू द पावर एंड ही एस्टैब्लिश्ड मोनार्कियल रूल वंस अगेन इन फ्रांस, राइट. लेकिन अब वो फ्रांस तक ही नहीं सीमित था. नेशनलिज्म की जो मूवमेंट थी वो फ्रांस से बाहर किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आए, दैट विल बी डेल्ट विद इन दिस चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया भी इंडिया की नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट पे बेस्ड है. नो डाउट रिवोल्ट्स, रेवोल्यूशनरीज जगह जगह पे हो रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम डील करेंगे नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट आफ्टर 1919, हाउ महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड the revolts that were taking place in different areas, how all those revolts were organized under one umbrella by Mahatma Gandhi after returning from South Africa. तो उसके बारे में हम इसमें जो है नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आपका एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है. ये पोर्शन आपका मतलब चैप्टर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं. सिर्फ आपके टॉपिक 1 and 1.3, that is pre-modern world to conquest diseases and trade, only this much portion we have to cover for board examination point of view, and rest आपका जो पार्ट है वो चला जाएगा आपका प्रोजेक्ट मेकिंग में. नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये आपका चैप्टर आपको करना जरूरी है और स्कूल्स में तो जाहिर सी बात है करवाएंगे, हम ऑनलाइन भी इसको यूट्यूब पे भी आई विल पुट द वीडियो, बट दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपका इंटरनल असेसमेंट में जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, हाफ ईयरलीज में दिया जा सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ वी हैव टू डू दिस चैप्टर. लास्ट चैप्टर इन हिस्ट्री इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये चैप्टर डील करता है कि आपका जो प्रिंटेड फॉर्म है मीडिया का, जो आपके न्यूज़पेपर्स है, प्रिंट मींस आपका जो रिटन टेक्स्ट किस तरीके से प्रिंटिंग की फॉर्म में आया, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में ये स्प्रेड होता चला गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या क्या चेंजेस आए आपके लिटरेरी वर्क्स से रिलेटेड, किस तरीके की जो जनरल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो किस तरीके से सर्कुलेट हो रहे थे और किस तरीके से प्रिंटिंग का जो सिनेरियो है वो चलता चला गया ग्लोबल लेवल पे, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे. नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, दैट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में
आपके जो चैप्टर्स हैं दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये सारे चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करने हैं, लेकिन जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम थ्योरी नहीं करेंगे, ओनली मैप पॉइंटर्स विल बी आस्क्ड। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है वो आपका डील करता है किस तरीके से रिसोर्सेज को हमें क्लासिफाई करना है, देन प्लान तरीके से हमें किस तरीके से यूज करना है, कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, दिस चैप्टर डील्स विद फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री। वाटर रिसोर्सेज में हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में, वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है, एंड व्हाट आर वेरियस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर। देन एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, खासकर आपके इंडिया हमारी कंट्री की रेफरेंस में, बिकॉज वी आर ऑल्सो लार्जली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस which were prevalent since ancient India, जैसे subsistence farming, primitive farming और इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके बारे में। देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिफॉर्म्स जो कि 1947 के बाद आए और किस तरीके से एग्रीकल्चर का जो फॉर्म है वो चेंज हुआ है इंडिया में, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अगर नॉर्थ इंडिया एग्रीकल्चरली डोमिनेटिंग रीजन है तो सदर्न इंडिया आपका मिनरल वेल्थ का एक बड़ा रिसोर्स है। तो उन बेल्ट्स के बारे में हम जानेंगे, कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट्स में है। एंड देन एनर्जी रिसोर्सेज, दैट मीन्स alternatives which are available other than minerals which we are using. Then manufacturing industries, obviously very important aspect of country's economy. If a country is not agricultural then it has to be industrial. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट, विद रेफरेंस टू अर्निंग फॉरेन कैपिटल, विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, ये सब हम इस चैप्टर से समझेंगे। सेवेंथ चैप्टर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर था। पहले हम थ्योरी लेते थे लेकिन अब इसकी थ्योरी जो है वो ओमिट कर दी गई है और अब इसमें से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं विच आर ऑल्सो गिवन इन द सिलेबस, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द थर्ड सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर सिंपल सिविक्स। सिविक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, political parties, outcomes of democracy. Power sharing, very spirit of the democracy, why it is important to share power, इसके बारे में हम समझेंगे। Then दो country के models based on Sri Lanka and Belgium, we will try to understand this chapter. Federalism, how your government is structured into different levels, कितने levels होते हैं government के, कितने होने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर फेडरलिज्म से। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, विल टॉक अबाउट how gender, religion and caste is impacted by politics or it is not, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। political parties, what role, what function they perform for us, why is it important to have political party, what if we don't have political party, why certain political parties are known as national party, why others are called state parties, all this will be dealt in chapter number 4. and outcomes of democracy, कुछ कसौटी जो है वो रखी गई है इस चैप्टर में चेक करने के लिए कि क्या डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू कंक्लूड वेदर डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आई मस्ट से। देन economics, again very interesting chapters, development sectors of the Indian economy, money and credit, and we have the last chapter that is consumer rights. Consumer rights
चैप्टर ओमिटेड है वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड आपको करना है, नॉट थ्योरी, राइट। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट डिफरेंट definitions of development from different people's perspective, कि क्या डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसी होती है या डेवलपमेंट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं लोगों की सिचुएशन, उनकी कंडीशंस, उनके सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, और क्यों हम वर्ल्ड को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर सेइंग or while saying that this particular country is developed or developing? So development को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सेक्टर्स को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक किसी चीज को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो तो उसे क्लासिफाई करके उसके अलग अलग बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसे अगर हम पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, कौन से सेक्टर्स हैं उसमें जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, उन सेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मनी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मनी किस तरीके से एवोल्यूट हुआ, क्या जरूरत पड़ी हमें कि वी नीडेड एनी सच थिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी कहाँ से आया, किस तरीके से आया। देन क्रेडिट अगर क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, अगर हमें क्रेडिट चाहिए तो वो कहाँ से हमें लेना चाहिए, कहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। फंक्शनिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज द बैंक्स, बैंक्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री में भी हमने लिया है, इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री एंड ग्लोबलाइजेशन इन द करंट सिनेरियो। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आएगा दैट विल बी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, globalization and Indian economy to be evaluated in board examination, only two topics, what is globalization, factors that have enabled globalization। बाकी के टॉपिक्स पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टीचर्स इनको असेस करेंगे। एंड देन लास्ट एज आई सेड कंज्यूमर राइट, ये चैप्टर आपका कंप्लीटली प्रोजेक्ट में जाएगा। तो इकोनॉमिक्स से भी ग्लोबलाइजेशन से हमें सिर्फ ये 2 टॉपिक्स करने हैं, बाकी का प्रोजेक्ट वर्क में जाएगा। रेस्ट 1 2 3 ये चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं, 5th चैप्टर कंप्लीटली प्रोजेक्ट में जाएगा। आई होप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से छोड़ने हैं, ये क्लियर हो गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सीबीएसई जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें मैप वर्क में काफी सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। आपने मैप्स को सिर्फ इन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। मैप क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स फॉर हिस्ट्री दैट इज चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड 3 मार्क्स फॉर ज्योग्राफी, अलग अलग चैप्टर्स जो ज्योग्राफी के आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। लेकिन यही स्पेसिफिकेशंस, इन्हीं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मैप की तैयारी करनी है, सारे जो बुक में दिए हुए हैं उनको नहीं रटना है। इज इट क्लियर? सो नेशनलिज्म इन इंडिया से आप देखेंगे कांग्रेस सेशंस कहाँ कहाँ हुए थे, कैलकाटा, नागपुर, मेड्रॉस। सत्याग्रह मूवमेंट्स कहाँ लॉन्च हुई थी, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स। देन जलियांवाला बाग एंड दांडी मार्च, ये इवेंट्स कहाँ अकर हुए थे। तो ये आपको 2 मार्क्स में आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग, लोकेटिंग के लिए आता है। और ये देखिए लोकेटेड, लेबलिंग एंड आइडेंटिफाई, ये सारे आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। देन वी हैव ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप, ओनली आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। इसमें मेजर सॉइल टाइप्स की कितने तरह की जो सॉइल हमारी कंट्री में पाई जाती है, वो कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है।
वाटर रिसोर्सेज में डैम्स प्लॉट करने के लिए आते हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आते हैं, जैसे सलल डैम, बाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा डैम, ये आपसे डैम्स जो हैं पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव, जब हम इसको करेंगे तो हम इनकी रिवर्स को भी करते हैं कि ये कौन सी रिवर्स पे लोकेटेड है, क्योंकि मैप क्वेश्चन जरूरी नहीं है सिर्फ मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आए, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में, थ्योरी में, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। Then next is agriculture chapter, major areas of rice and wheat, largest major producer states of sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton and jute, सिर्फ यही क्रॉप्स के मैप्स जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे। देन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमें आयरन ओर, कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। मयूरभंज, दुर्ग, बिलादिया, बिलैरी, केदरमुख, बुक में बहुत सारी और भी दिए हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ यही आयरन ओर माइंस, यही कोल माइंस और यही ऑयल फील्ड्स करनी है, बाकी की नहीं करनी है। देन पावर प्लांट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर, नामरूप, सिंगरौली, रामागुदान, नरोरा, ककरपारा, तारापुर एंड कल्पाकम, इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को आपको लेबल करना है, लोकेट करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को लोकेट और लेबल करेंगे, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लोकेटेड इन नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो हमारा लास्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, मैंने आपको बताया था सिर्फ मैप क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, तो दीज आर द मैप क्वेश्चंस जो वहां से आते हैं। मेजर सी पोर्ट्स, कांदला, बिल्कुल नॉर्थ, ये इस तरीके से आपका जो कोस्टल रीजन है पूरा उस तरीके से, कांदला, मुंबई, मर्मगुआ, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप एंड हल्दिया, ये सी पोर्ट्स है। उसी तरीके से आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इनके सेकंड नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आइडेंटिफाई लोकेट करना है, राइट, कहाँ है, तो उस तरीके से आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कोई चेंज नहीं है, आपके सिलेबस में सेम है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सेशन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, within next 1 or 2 days. So stay tuned for the first chapter. Till then, God bless you all.